बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीना खान, आपको अपने यूट्यूब चैनल ईमान की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूं। मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी हैं वो मेरी सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। शी इज़ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, इसके साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अच्छा, आप अपने जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। अलीना, मेरा ये जर्नी जो है ये ज़रा काफ़ी डाइवर्सिफाइड किस्म का है, क्योंकि एजुकेशन मेरी कॉमर्स से रिलेटेड थी और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जो हूँ इसको ज़्यादा लेकर आगे चलूँ। बट व्हेन आई गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली विच वाज वेरी क्लोज टू द आर्ट्स। तो मैंने एक फिर आर्ट गैलरी खोली। आर्ट गैलरी खोलने में एक सेक्शन था जिसके अंदर हम जो हैंड पेंटेड कुर्ताज़ रखते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वाला सेक्शन हमारा बहुत फेमस होता गया, एंड देन इट एंडेड अप ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ ऑलमोस्ट 10 years। मैं कहूँगी कि 8-10 साल की वो अनथक मेहनत के बाद हम लोगों ने उसको फिर हमें पूरा एक सेक्शन बनाना पड़ गया कि हमने उसको सेपरेट कर लिया कि एक फैशन हाउस को डेवलप किया, और फिर माशाल्लाह पूरी दुनिया में हमने शोज़ किए, और इस तरह से चलते चलते फिर आगे और अपॉर्चुनिटीज़ निकलती गई। आपको पता है कोविड के बाद दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ हवाले से सामने आई। ऑनलाइन का रिवाज ज़्यादा बढ़ा, जो आपकी हमारी ई कॉमर्स है, ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो थी वो ज़्यादा आई। उसके अंदर फिर डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस जो थे वो डिस्टर्ब भी हुए, और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को 1-to-1 अपॉइंटमेंट के ऊपर कस्टमाइज्ड काम था, तो फिर उसको थोड़ा सा मैंने फिर स्टॉप किया। फिर ज़्यादा मैं जो मेरा रुझान था आप कह लें, या मेरा इंटरेस्ट था, वो फिर चैम्बर्स की तरफ हो गया, कि जिसमें मुझे ये लगा, और जहाँ मुझे आप जैसे खूबसूरत लोग भी मिले कि जिनकी वजह से हम ऐसे कोलैबोरेशंस या ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहाँ हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकें। आप वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। उसमें ऐसा है कि वुमेन चैम्बर के प्रेसिडेंट एक वो मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं एक इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होना। और मेरे पास लाहौर डिवीज़न था, तो उसकी वजह से मेरे पास ननकाना, कसूर और शेखुपुरा ये तीनों जगह मेरे अंडर आती थी, और मैंने ये देखा कि इतना ज़बरदस्त हमारी ख़वातीन काम कर रही हैं और घर बैठ के भी काम कर रही हैं। और जो ये तासुर दिया जाता है कि हमारी औरत काम नहीं करती, या हम 50% से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो काम नहीं कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। और ख़ास तौर पे हमारे रूरल एरिया की जो औरत है वो बहुत मेहनत करती है, काम करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि उनके जो फिगर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होते। तो चैम्बर्स का काम ये होना चाहिए जो कि उनको कोई फंड्स नहीं देने, कोई लोन्स नहीं देने, कोई ग्रांट्स नहीं देनी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो ब्रिज डेवलप हो सके, जिसमें अगर आप एक काम कर रही हैं और एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर कोई सहूलत मौजूद है, तो उन इदारों को आपस में मुंसलिक किया जाए। और उसमें मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अच्छे लोग मिले, पढ़े लिखे लोग मिले, और वो मेरा एक टेन्योर बहुत यादगार रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप मुझे बता रही थी कि लेडीज़ के हवाले से, तो ऐसे कोई वोकेशनल सेंटर या ऐसे स्किल्स जो हम इन्हेंस कर सकें, तो उस पर आप कोई काम कर रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल देखिए जो मैंने शुरू में भी बात की कि कोविड के बाद से दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ तनाजुर में चली गई है। अब एक डिफरेंट लेंस है जिससे पूरी दुनिया एक दूसरे को देखती है, और टेक्नोलॉजी जो है वो इसका एक सबसे बड़ा टूल है। अभी भी आप देख रहे होंगे, अभी शायद चैट GPT आया तो 2 महीने के बाद एक नया टूल आ गया। अब हमारा जो कंपटीशन है वो एक इंसान से नहीं, एक मशीन से है, जिसको डेवलप भी हमने खुद किया है। इंटरेस्टिंग बात ये है। सो इंक्यूबेशन सेंटर, ई कॉमर्स के ज़रिए ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को, ऑनलाइन का मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि उसके 3 फ़वाइद हैं। नंबर 1 कि एक तो एक औरत खुद मुख्तार होती है, वो घर बैठ के काम कर सकती है। नंबर 2 ये कि उसको किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट पैसे उसके अकाउंट में आ सकते हैं, क्योंकि आप डिजिटल वॉलेट के ज़रिए उनको आप उनकी इनकम जो है उसके अंदर उसको कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इबहम नहीं है, उसको अपनी चीज़ें मिलेंगी। और तीसरी जो इसमें चीज़ है कि किसी किस्म की हरासमेंट का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। वो घर बैठ के अपने जो कि आजकल महंगाई का जैसे दौर है, तो वो एक अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो इंक्यूबेशन, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और आपके चैनल के तवज्जुद से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अलीना से रब्ता करें। अगर कोई भी इंक्यूबेशन के हवाले से या स्किल के हवाले से काम करना चाहता है
تو ہم ان کے ساتھ اپنے کولیبریشنز رکھیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور. اچھا مجھے روٹری کے حوالے سے بتائیں کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو روٹری کو نہیں جانتے. آپ مجھے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیں اور بتائیں کہ کیا ہے یہ. دیکھیے روٹری علینا آپ خود بھی اس کا حصہ ہیں, میں بھی اس کا حصہ رہی ہوں, اور بہت شروع سے میں نے, یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں میں آپ سب کو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی موقع دیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کسی کو بھی اللہ نے بغیر مقصد کے بھیج دیا, اور یہ ویسے ہی ایک بات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک کریٹر ہے, کتنی بڑی چیز ہے, تو اس نے بغیر مقصد کے کیسے انسان کو بھیج دیا. تو عبادت صرف مقصد نہیں تھا, مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں, آپ پے بیک ٹو کمیونٹی کریں. اور اگر اللہ کی وجہ سے اور ہمارے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں کوئی ایسا موقع ملتا ہے یا ایسا مقام ملتا ہے کہ جہاں آپ اپنے آپ کو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیے, اپنے بچوں کو بھی, تو اب آپ کے پاس اگر ریسورسز ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو کچھ لوگوں کریں. کے لیے کچھ کریں. تو روٹری وہ ادارہ ہے جس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے مختلف پروگرامز ہیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ایجوکیشن پہ آپ اتنا ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ بیماری, جس طرح پولیو ایک بڑی مہلک بیماری ہے, اور اب بدقسمتی سے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ اس کا ابھی تک اس پہ کیسز رجسٹر ہوتے ہیں. اس کے بلوچستان میں ابھی ریسنٹلی کیس رجسٹر ہوا ہے, چمن میں ہوا ہے. تو ان چیزوں کو, روٹری ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ, اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی مذہب کی بنیاد نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت کی, جی سیاسی جماعت کی کوئی تحریک نہیں ہے, کسی رنگ اور نسل کی قید نہیں ہے. یہ تین اس کے میجر پہلو ہیں کہ ان سے بالا تر ہو کے یہ کام کرتی ہے. سو اس لیے میں روٹری کو ہمیشہ, میری زندگی کا ایک اہم وقت جو ہے وہ روٹری کے ساتھ گزرا, اور میں نے بہت سیکھا ہے اس ادارے سے, اور ابھی بھی آئی ایم فل اینڈ ناٹ فل بٹ پارشلی آئی ایم پارٹ آف اٹ. آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں روٹری کلب کی. بالکل, میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہی ہوں, اور پھر میں نے اس میں ایک آپ کا یہ بھی ہوتا ہے, ان میں ایک پال ہیرس کے نام سے ایک فیلوشپ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت ہے, یہ بل گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کا ایک انیشیٹو تھا کہ فرض کریں اگر آپ 10 روپے دیتے ہیں روٹری کو, تو روٹری جو بل گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن ہے وہ 20 روپے دے گی, اور اس طرح وہ فنڈ جنریٹ ہوتا جائے گا. اس کے 2 پہلو تھے, ایک تو یہ کہ لوگوں کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ خود بھی دیں, اور دوسرا یہ کہ خالی اگر ایک ہی شخص, جیسے فرض کریں اگر آپ ہی کرنا چاہ رہی ہیں کام, تو خالی آپ پہ بوجھ نہ پڑے, آپ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں. سو میں انیشیلی جب میں نے, میرا پہلا ٹینیور تھا, تو اس میں میں نے یہ پال ہیرس فیلوشپ بھی لی, اینڈ آئی تھنک آئی واز ون آف دا فرسٹ فیو چارٹر پریزیڈنٹ جس میں میں نے $1000 جو ان کا تھا ایک ریکوائرمنٹ, اور اس میں پھر اس میں ریٹرن میں آئی تھنک, اب مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں, 2 یا شاید $3000 بل گیٹس فاؤنڈیشن نے ڈالے. اب دیکھیے اس سے وہ کتنی ایک بڑی اماؤنٹ بنتی جاتی ہے. اور پھر سیکنڈ ٹائم کے ٹینیور میں ہم نے بہت زیادہ جو کام کیا وہ ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا, ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ, کیونکہ میرے پاس گرلز امپاورمنٹ چیئر تھی, تو اس کے حوالے سے ہم نے کام کیا. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, اور آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع, فیلوشپ ہوتی ہے, آپ اپنے بزنس کو بھی گرو کریں, آپ اس سے لوگوں سے ملیں. نیٹ ورکنگ کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف گپ شپ لگانی ہے یا ایک اچھے, وہ ایک چیز ایک اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ہر انسان کو, اور آج کل کے دور میں ہر ایک کو کام کرنا چاہیے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پالیٹکس کا بھی حصہ رہی ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا اور کیسے آپ اس طرف آئیں؟ میں اس طرح سے تو اپنے آپ کو پولیٹیکل, مجھے لگتا ہے کہ میں مٹیریل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں ایک ہارڈ کور پولیٹیشین ہوں یا کچھ اس طرح سے. وہ کچھ ایسا چیز بن گئی کہ میں 2009 کی بات ہے, تو ایک ہم نے ایک آرٹیکل, ہم ایک یوتھ کے اوپر پروگرام کر رہے تھے, تو میری ملاقات جو تھے اللہ جنت نصیب کرے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب سے ہوئی, اور اس وقت وہ دبئی میں تھے, اور وہ کافی حد تک کام کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایک پاسبان کے نام سے, ان کے ٹینیور میں ہی بیرسٹر سیف نے یہ ایک یوتھ آرگنائزیشن بنائی تھی, اور یہ پاسبان بنی تھی جب ہمارے ہاں 2004 کا زلزلہ آیا تھا. تو
हमारी यूथ बड़ी एक्टिव थी कि लोगों को रेस्क्यू करें, वॉलंटियर्स थे वो सब। तो पासवान के नाम से उन्होंने एक पूरा एक नेटवर्क बनाया। सो उसको वो लेकर आगे चलना चाह रहे थे, और वो रिटायरमेंट के बाद की बात है, वो दुबई सेटल हो गए, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, और उसको लेकर के उनका ख्याल था कि इसके अंदर एक थिंक टैंक बनाया जाए जिसके अंदर हम और भी चीज़ों पे काम करें। तो उस सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई। चलते चलते आपको पता है फिर चीज़ें चेंज भी होती हैं वक्त के हिसाब से। फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई जिसका नाम था ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि उनके विजन के हिसाब से काम कर रहा था। सो उसमें फिर मैं बहुत एक्टिव हो गई क्योंकि मैं शुरू से उसका हिस्सा थी। और फिर मैं पंजाब की इंफॉर्मेशन की जो सीट थी वो मेरे पास थी, और मुझे बहुत उनसे सीखने का मौका मिला। मैं समझती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी का एक जो मेजर रोल है, मैं अपने आप को समझती हूँ उसमें पॉलिटिकल हवाले से अगर आप बात करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ और दूसरे नईम ताहिर साहब, इन दोनों का बहुत रोल है। क्योंकि मुझे ये लोग सिखाते थे बाकायदा कि प्रेस रिलीज़ बनती कैसे है, अल्फाज का चुनाव कितना अहम है, और किस किस वक्त पे कौन सा वर्ड बोलना है, और वो डिप्लोमेटिक होना चाहिए या कहीं पे आपको अपने आप को बराबरी के लेवल पे लाना है, कहीं पे आपको हम्बल होना है, कहीं पे आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। और दो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई कि एक चीज़ होती है रिएक्शन और एक चीज़ होती है रिस्पॉन्स। रिएक्शन में ये होता है कि आप फ़ौरन अपना रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्स में होता है कि यू नीड टू रिस्पॉन्ड, यू नीड टू टेक थिंग, एब्जॉर्ब इट, think about it and then give your response according to your situation। तो इस तरह की बड़ी डिप्लोमेटिक चीज़ें मैंने सीखी। मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह के और भी इदारे होने चाहिए जो न्यू यंग पॉलिटिशियंस को गाइड करें ताकि वो पॉलिटिक्स में आए। उसमें अलीना मैं आपका बल्कि आपके सारे व्यूज़ को भी ये कहूँगी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पीरियड में जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। NDU उसका मुखफ़फ़ है, उसकी एब्रीविएशन है, इस्लामाबाद में वो इदारा है। उस इदारे का मकसद यही है, और उसका कोटा ही ऐसे होता है कि 70% पार्लियामेंटेरियंस हैं, 10% उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 5% उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस से लोग हैं, 5% सिविल सोसाइटी, और ये एक ग्रुप बनता है जिसकी 5 वीक्स की इंटेंसिव वर्कशॉप्स होती हैं। उसका मकसद ये है कि आप में टॉलरेंस पैदा हो। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं और मैं ऑपोजिशन की हूँ, लेकिन हम दोनों का मकसद जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। So, अगर मेरे विजन के अंदर पाकिस्तान नहीं और आपके विजन में है, तो मेरे में इतना हौसला और इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि मैं अपने लीडर से बालातर होके अपने मुल्क के बारे में सोच सकूं। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ये भी शर्फ हासिल हुआ क्योंकि उन्होंने फिर मेरा उस यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल कोई भी एडमिशन ले सकता है जी, उनका अपना क्राइटेरिया है। मुझे तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं एज अ OPR गई थी उसका अदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से। अदरवाइज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लोगों को नॉमिनेट करती हैं मेरे साथ। अब जब हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ मिलते हैं तो फिर आपको उनसे आप ना सिर्फ क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करते हैं। ये जो हम डिफरेंट टॉक शोज देखते हैं जिसमें इतनी लड़ाई हो रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। जी, मैं ये कहूँ कि ये आपकी गलती है और आप ये कहें कि मेरी गलती है। हम ये क्यों ना सोचें कि हमने इसको बेहतर कैसे करना है। मैं ये समझती हूँ इसमें मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। लड़ाई झगड़े, पॉलिटिशियंस के आपस के जो क्लैशेस हैं वो सामने नहीं आने चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें कई दफ़ा हमारे यहाँ बहुत एक मसला रेटिंग का भी होता है कि उसके हिसाब से भी लोग देखते हैं। मुझे कई दफ़ा अब मेरे तो खैर सब दोस्त हैं, क्योंकि मैं हर एक को बहुत इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए हर इंसान को अल्लाह ने किसी चीज़ के लिए यहाँ भेजा। यहाँ पे कोई भी हर किसी का कोई ना कोई मकसद तो बड़ी है। कई दफ़ा मैं माजरत के साथ लेकिन मीडिया का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों पर इसका असर होता है। ये नैरेटिव जो आप बिल्ड करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएं तो आप कुछ अर्से के बाद सोचेंगे कि आपकी सोच में वही चीज़ आना शुरू हो गई है। सो ये रियासत के 4 या 5 मेरा ख्याल है मेजर सतून है, जिसमें जुडिशरी है, मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, आपकी हमारी फोर्सेस हैं। इनके बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि इसमें हर कोई अपना रोल बेहतर और पॉजिटिव सेंस में इस चीज़ को आगे लेके आए। जी, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पाकिस्तान का तो कोई सोचता भी नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी?
देखिए पहली तो बात ये है कि एक ये जो तासुर दिया जाता है जिसके अंदर आज कल के मैं बड़ी क्लियरली ये बात करूँगी कि हमारी अफवाज को बहुत इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अब मैंने देखा है कि इसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी ने ये एक आवाज़ दे दी, हमारे लोगों को शऊर दे दिया। देखिए पूरी दुनिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप ऑटोमैन को उठा के चलें, आप अभी मौजूदा भी हिस्ट्री उठा के देख लें, अमेरिका का भी कोई फैसला जो है वो पेंटागन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एक फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होनी होती है कि आपने उस खित्ते में, उस रीजन में काम कैसे करना है। वो मैंने और आपने बैठ के डिसाइड नहीं करना कि आज हमने चाइना से ये बात कर ली, आज हमने अमेरिका से ये बात कर ली। वो एक पूरा एक, और आजकल की दुनिया में वो एक किसी का मुझे सेइंग है कि आजकल की दुनिया में कोई जिन भूत नहीं, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इकॉनमी है, इक्तिसादी कुव्वत आप बने। तो आपने ये देखना है, अब आपके सामने इजराइल के, तुर्की के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे, ईरान के साथ बहुत, हम जो एक पूरा नैरेटिव लेके फिर रहे हैं कि जी हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुक है, तो हमारे कतर के जो हैं वो रूस के साथ भी बहुत अच्छे। मसला क्या है? मसला आपका ऑयल है, आपकी इकॉनमी है। अगर आपके मेरे अगर फ़र्ज़ करें मैं अगर अपने ड्राइवर से या अपने डोमेस्टिक हेल्प से पूछूं कि वो खुश किस में है, अगर उसको मैं कोई पैसे नहीं देती, कोई कुछ नहीं करती, उसका हक मारती हूँ, उसको अपने यूटिलिटी बिल्स नहीं पे कर सकता, तो मुझे बताइए कि मैं उससे किस किस्म की फुल आउटपुट की उम्मीद रख सकती हूँ। सो अपनी अफवाज को बदनाम करना बंद करना चाहिए। ये आपका एक रियासत का बहुत बड़ा दिफा है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने जब भी इस टूल को यूज़ किया है और फिर उसमें जब इंटरवेंशन होती है तो हमें लगता है कि एक पॉलिटिकल सफ़र जो है वो डिरेल हो गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। टेंशन क्रिएट की जाती है हमारे मुल्क में, आप क्या समझती हैं? ये बैरूनी तौर पे होती है या अंदरूनी तौर पे? इसमें पॉलिटिशियंस सारे इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं या हम आवाम इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं कि ये सब जो अपनी आर्मी के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ये सारा एक मुहिम चलाई जाती है, कि इसके पीछे आप क्या समझती हैं, क्या है हो सकता है? देखिए इसमें हम सब कसूरवार हैं। मौला अली का फरमान है कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान। अगर आपको अच्छा हुक्मरान मिला है तो उसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आपने बहुत गुनाह किए हैं तो आपको सज़ा के तौर पे एक जाबर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ये तो एक हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, हमारा मज़हब भी कहता है। तो अब मैं एक बात आजकल बड़ा इस पर मैं सोचती भी हूँ कि चाइना का जो सिस्टम है वो बेसिकली हमारे जो प्रॉफिट थे उसके सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। वो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम इस तरह से है कि वो एक काउंसिल बनाते हैं, उसमें हर वो डेमोक्रेसी पे नहीं चलते हैं, वो एक काउंसिल बनाते हैं। काउंसिल में हर शोबे से मुतल्लिक शख्स की जो खिदमात हैं उसको, आज आपके बलूचिस्तान के जो वज़ीर हैं खेल के, वो एक 18 साल का लड़का है, बिल्कुल। अब अगर आपको ये लगता है कि आपकी जमहूरियत की वजह से हम बहुत खुश हैं, ये होना चाहिए, तो मेरा इस पे मेरे और आपके बच्चों का फैसला वो शख्स नहीं कर सकता जो कि खुद एजुकेटेड नहीं है। मैं कैसे अपने बच्चे का मुस्तकबिल दे दूँ जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो एक काउंसिल एक उन्होंने बनाई, हमारे प्रॉफिट ने, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, और उन्होंने ये देखा कि हमने तिजारत किससे करनी है, हमने काम किसके साथ करना है, हमने अपने मज़हब कोई प्रीचिंग कैसे करनी है, और उस अगर आपका सिस्टम प्रॉपर होता है उस पे वो चलते हैं। अगर मेडिसिन का तबका, तो जो मेडिसिन में जो तिब में सबसे ऊपर है वो ही उसको हेड करेगा। ये नहीं हो सकता कि, और जब फिर नहीं होता, और ये भी एक हमारा फरमान ही है कि अपने से कम अकल लोग जो हैं, अब सियासत में अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो अपने से कम अकल लोग जब बालातर पोजीशंस पे बैठते हैं तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। सो इसलिए हर एक को पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ कि हमें, अगर हम अपने जो हमारे मज़हब को हमने पोर्ट्रे भी गलत किया है, हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता इस्लाम क्या है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ, हर चीज़ का जवाब है उसके अंदर, हर चीज़ के मसले का हाल है। अगर आप, और उसके अंदर इस चीज़ की भी इजाज़त है कि आप अपनी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, वो रिजिड नहीं है। बिल्कुल। बल्कि दूसरे मज़ाहब में फिर कुछ ना कुछ रिजिडनेस आ जाती, इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, ऐसा ही है। तो उसमें तो हर चीज़ की आपको इजाज़त है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आना चाहिए, इदारों को आपस में
स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए, उनको आपस में इस्तेहकाम लेकर आना चाहिए ताकि वो मिल के काम कर सकें। ऐसा ही है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जी सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम को चेंज करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। अगर इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से हैंडल करें तो आई थिंक फिर कोई भी इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 6 सितंबर के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक फिर हमारी कौम के पास मौका आया है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हम ये बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप अगर वाकई जाके देखें कि बॉर्डर्स के ऊपर किस तरीके की सूरत हाल है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक फ़ौज से रहा है। मेरे अपने वालिद जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं। 1971 की जंग में उन्होंने लड़ी, 1965 की उन्होंने लड़ी। हमारे लिए बात करना बहुत आसान होता है कि जी ये जी सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, अपने पॉलिटिशियंस भी आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ें, अपने आप को इस तरीके से मजबूत करें कि अगर मैं अपोजिशन में हूँ तो मेरा मकसद जो है सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, मेरी ज़ातियात नहीं होनी चाहिए। सो अपने इदारे जब तक हम आपस में हम आहंगी नहीं लेकर आएंगे, हमारे लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। और यही पैगाम आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी दें। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली एक बहुत अहम मुल्क है, इसके ऊपर आप अल्लाह की कुदरत समझ लें कि हमें इस खत्ते में ये मुल्क दिया, और आपके सामने श्रीलंका के हालात हैं सबके, लेकिन हम अभी भी कायम दायम हैं। इसमें बेशक हमारे खुदा की बहुत ज़्यादा इसमें बरकत है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपस में जब तक आर्मी का भी मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आप जैसे मीडिया चैनल्स के जो लोग हैं, जो अपने आपके इतने हज़ारों लाखों व्यूअर्स हैं, उनको ये पैगाम दें कि आपस में जब तक हम इत्तेफाक नहीं करेंगे तो हम। और आखिरी चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि एक मशहूर डायरेक्टर की सेइंग थी कि अगर कोई अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जब बुरी फिल्म हिट होती है वो मुआशरे की सोच की अक्कासी करती है। आजकल अनफॉर्चुनेटली हर बुरी चीज़ हमें लगता है कि ये तो इन है, शायद इसी से आप पैसे बना लेंगे, शॉर्टकट है, अच्छाई को प्रमोट करें। डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर वो अच्छाई को प्रमोट करें तो आई थिंक फिर सब कुछ ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, और एक हमारा इतना इम्पॉर्टेंट इदारा है, उसको इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ बदनाम कर रही हैं, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सही नहीं है। और आप मुझे कुछ और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, आप आजकल क्या कर रही हैं? ज़्यादातर मुझे ये लगा कि क्योंकि इतनी माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड नेटवर्किंग के होने की वजह से अब मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म भी बनाई है, और उसमें हम डिफरेंट लोगों को आपस में मिलाते भी हैं ताकि आप अपनी अगर आपका बिज़नेस है और उसमें चीज़ निकल सकती है तो उसको आप आगे लेकर चलें। उसमें मैं बहुत काम कर रही हूँ, और उसके साथ साथ क्योंकि मेरा बेसिकली कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की कंसल्टेंसी फर्म भी है हमारी, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। तो इस टाइप की चीज़ें करती रहती हूँ मैं। और पर्सनल लाइफ में ये है कि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी भी एक लाइफ होती है, तो आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे टाइम ज़्यादा मिलता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मेरा पढ़ने लिखने की तरफ भी रुझान रहता है, तो मैं उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो इसी तरह मिला जुला है। फिर आपका दोबारा से पॉलिटिक्स में आने का है, क्योंकि आप जैसे एजुकेटेड लोग अगर पॉलिटिक्स में आएँ तो पाकिस्तान बदल जाए। मैं ये समझती हूँ कि आप जैसे मेरे जैसे हम जैसे लोगों का ये रोल होना चाहिए कि हम एज ए एनालिस्ट ज़रूर बात करें, ताकि हम एक पॉजिटिव एंड बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इन्हांस कर सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो फैशन के ज़रिए हो, चाहे वो कल्चर के ज़रिए हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के ज़रिए हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के ज़रिए हो, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो। तो मैं अपने आप को उस एंगल में ज़्यादा बेहतर महसूस की बहुत ज़रूरत है कि इंटरनेशनली हम अपने इस चीज़ को इन्हांस करें। तो आपके ख्याल में कुछ इस पे हो रहा है? क्योंकि मैंने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था, जैसे काफ़ी फैशन शोज़ होते थे, मीडिया को प्रमोट किया गया,
उस तरह की कुछ चीज़ें आजकल हो रही हैं? देखिए, अब मुझे ये लगता है कि अब तो हालात आपके सामने ही हैं कि हमारे और ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं। कोविड के बाद पूरी दुनिया इन्फ्लेशन का शिकार हुई, फिर यूक्रेन के क्राइसिस के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में और इन चीज़ों की वजह से बहुत क्राइसिस आए, तो पूरी दुनिया एक मुसीबत का शिकार तो है। अब मुझे लगता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को खड़ा होना पड़ेगा और अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। इसमें हमारी डिफरेंट एम्बेसीज, हमारे लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह किसी भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए हो तो हम इस पे आप से रब्ता करें। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट। हम डेलीगेशंस भी लेके जा रहे हैं, यूएस का भी डेलीगेशन हम बना रहे हैं, चाइना में बहुत काम हो रहा है। डिफरेंट हमारे चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने अभी रिसेंटली उज़्बेकिस्तान के भी चैम्बर के साथ कोलैबोरेशन किए हैं, ब्रुकलिन चैम्बर के साथ किए हैं। तो ये जो कोलैबोरेशंस होती हैं, इसमें हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और फिर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल चैप्टर पे मैं अपने आप को पॉलिटिक्स की निस्बत इंटरनेशनल चैप्टर पे ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से नुमाइंदगी भी कर सकूँगी। सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है। आप कोई पैगाम अपना देना चाहें आज की यंग जनरेशन्स को या लड़कियों को? मैं तो लड़कियों का क्योंकि ज़्यादा मुझे रहता है और अब मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं अपने गांव में भी एक स्किल डेवलपमेंट के हवाले से इदारा बना सकूँ। और मुझे ये लगता है, और इस पर मैं डिफरेंट लोगों से बात भी कर रही हूँ, कि जिस तरह हमारी मसाजिद हैं, हत्ता के हमारे इमाम बारगाह हैं, हमारे ये जितनी भी जगह हैं, इनमें शाम के वक्त एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चे या बच्चियाँ जी ख़ास तौर पे उनके दस्तकारी यूनिट हों, उनके कंप्यूटर लैब्स हों। और इस सिलसिले में मैं काम कर रही हूँ और मैं हर बच्ची को ये कहना चाहूँगी कि हम सबके पास स्मार्टफोन तो आजकल, मैं अपने गांव भी पिछले दिनों गई थी, सबके पास है। अब अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर डालें, लॉन्च करें, अपने व्यूअर्स बढ़ाएं। देखिए, तख्लीक हर चीज़ जो है वो आपके सामने है, अब उसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो इस टेक्नोलॉजी को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, नई नई ज़बानें सीखें, नॉलेज हासिल करें कि और अपने प्रोडक्ट को और अपने आप को खुद मुख्तार करें। खुद मुख्तार होना, इंडिपेंडेंट होना हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, मेरे ख्याल में स्किल्स सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार हासिल कर सकें, अब इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच, आपने आज इतना टाइम दिया और बहुत सी बातें हमने आपसे सीखी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लीना, और बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। ये जो आपका ईमान का सफ़र है और इसको आप आगे लेके चलें, इस रोशनी को आप आगे तक बढ़ाएं, और आपके तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? उम्मीद है आपने बहुत ज़्यादा इससे सीखा होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।